नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली जब किसी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को किसी पदार्थ, यहाँ पदार्थ मतलब कार्बन, पर आपतित किया जाता है तो उनकी दो संभावनाएं होती है। पहली संभावना ये होती है कि एक्सरे कार्बन पदार्थ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से कोई इंटरेक्शन ही ना करे अर्थात एक्सरे जो फोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है वो इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी ही ना दे। और जब कोई एनर्जी ही नहीं देगा तो उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी और वह सीधी रेखा में अर्थात जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में, सीधी रेखा में आगे निकल जाएगा। अर्थात उसकी बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा और इस रेडिएशन को हम अनमॉडिफाइड रेडिएशन कहेंगे। दूसरी केस ये होगी कि एक्सरे जब कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी देगा और कुछ एनर्जी देगा जिसके कारण वह अपनी दिशा से स्कैटर्ड होकर थीटा एंगल बनाते हुए वो विचलित होगा और इस रेडिएशन को हम मॉडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन, मान लीजिए उसका वेवलेंथ लैम्डा डेस है, हमेशा आपतित रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा मानते हैं से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने के कारण उसकी वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ यदि लैम्डा डेस है और आपतित रेडिएशन की वेवलेंथ यदि लैम्डा है तो लैम्डा डेस हमेशा लैम्डा से बड़ा होगा अर्थात लैम्डा डेस इज ग्रेटर देन लैम्डा एंड लैम्डा डेस माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल लैम्डा। इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसको हम देखते हैं क्वांटम एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं किस प्रकार से होता है। बेसिकली रेडिएशन छोटे छोटे एनर्जी का बंडल होता है जिसको हम फोटॉन कहते हैं। अर्थात रेडिएशन फोटॉन से मिलकर बना होता है, ये हम जानते हैं। और फोटॉन की एनर्जी ऊर्जा E इज इक्वल टू एन एच मी होती है। जब फोटॉन कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब उनकी दो संभावनाएं होती है। पहली संभावना, अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं अर्थात फोटॉन आपतित दिशा से थीटा कोण स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड हो जाता है तब स्कैटर्ड रेडिएशन जिसको हम मॉडिफाइड रेडिएशन कहते हैं की एनर्जी वेयर एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू डेस। आपतित रेडिएशन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू से कम होगी अर्थात लैम्डा डेस इज इक्वल टू लैम्डा। सेकेंड केस ये होगा कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी, चूँकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, उसका रेस्ट मास m0 है, इसलिए उसकी एनर्जी m0 c² होगा। फोटॉन से एनर्जी प्राप्त करेगा चूँकि फोटॉन उसे टकराता है और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटॉन से एनर्जी प्राप्त करेगा और एनर्जी प्राप्त करके वहाँ से रिकॉल हो जाएगा, वहाँ से वो प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, वहाँ से वो निकल जाएगा और निकलेगा और उसमें वेलोसिटी आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी v होगी। किसी समय उसकी वेलोसिटी v है तब उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी mc² हो जाएगा और उसका संवेग, यहाँ पे देखिए संवेग mv हो जाएगा। मास यदि वहाँ पे m है और वेलोसिटी v है तो वहाँ पे लिनियर मोमेंटम रैखिक संवेग mv होगा। अब चूँकि फोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है, एक प्रत्यास्थ संघट्य है और इलास्टिक कॉलिजन में हम जानते हैं कि दो चीज़ें संरक्षित रहती है, ऊर्जा और संवेग। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं ये बिफोर कॉलिजन और ये है आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आफ्टर कॉलिजन फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो चूँकि बिफोर कॉलिजन खाली फोटॉन की एनर्जी है विच इज इक्वल टू एच म्यू, तो यहाँ पे
फोटान की एनर्जी एच म्यू है। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे फोटान की एनर्जी एच म्यू डैश होगी, क्योंकि यहाँ पे फोटान स्केटर्ड फोटान है और इसकी एनर्जी एच म्यू डैश, और यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन रिकॉल हो रहा है और उसकी एनर्जी m माइनस एम नाट ब्रैकेट क्लोज c का स्क्वायर, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये बिफोर स्कैटरिंग एनर्जी और ये आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी दोनों बराबर होंगे। इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम दूसरी देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे दो डायरेक्शन में देखेंगे, एक्स डायरेक्शन पे और वाई डायरेक्शन पे। तो हम एक्स डायरेक्शन पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्केटरिंग या स्केटर्ड जो फोटान है उसका मोमेंटम एच म्यू डैश अपॉन सी है, और यदि हम उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट देखते हैं, क्योंकि ये थीटा कोण से स्केटर्ड हो रहा है तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो जाएगा एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा एच म्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। इसी प्रकार जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग एम भी है इस दिशा में, तो उस संवेग का एक्स कंपोनेंट एम भी कास फाई, चूँकि रिकॉल वो फाई एंगल से हुआ है इसलिए उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एम भी कास फाई और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट एम भी साइन फाई होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चूँकि यहाँ पर फोटान बिफोर स्कैटरिंग एक्स डायरेक्शन में ही गति कर रहा है, इसलिए उसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम एच म्यू अपॉन सी होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू है, इज इक्वल टू आफ्टर स्कैटरिंग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, ये स्कैटर्ड फोटान का मोमेंटम का कंपोनेंट एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम भी कॉस फाई, ये रिकॉल इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मोमेंटम का कंपोनेंट है। इसी प्रकार यदि वाई डायरेक्शन में देखें तो चूँकि बिफोर स्कैटरिंग वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कोई कंपोनेंट नहीं था इसलिए जीरो, इज इक्वल टू आफ्टर स्कैटरिंग वाई डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटान का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और वाई डायरेक्शन में रिकॉल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का कंपोनेंट एम भी साइन फाई, चूँकि एम भी साइन फाई और यहाँ पे एच म्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट जीरो इज इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस एम भी साइन फाई इज इक्वल टू जीरो इज साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब हमको इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3 मिला। अब हमको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में फाई है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ से फाई गायब हो जाएगा। बेसिकली हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को लेकर हम सॉल्व करें और आगे हम m इज इक्वल टू एम नाट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू रखें तो हमको फाइनली मिलेगा कॉम्पटन शिफ्ट डेल लेमडा इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नाट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये इतना हमको मिलता है। बेसिकली कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू इतना वैल्यू है। अब इस इक्वेशन से देखने से क्लियर पता चलता है कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मात्र और मात्र थीटा पे डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पे। स्कैटरिंग एंगल जितना ज़्यादा होगा कॉम्पटन शिफ्ट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे पदार्थ की नेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब हम देखते हैं कि थीटा का मान को अलग अलग रखने पे ये जो थीटा का मान यदि 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मीन्स सीधे सीधे इस प्रकार से हो, तब की केस में
ये जो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा विच इज इक्वल टू 2h/m0c और इसका वैल्यू होगा 0.048 एंगस्ट्रॉम जो मैक्सिमम है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, मतलब ये यहाँ तक हो, तब डेल लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c विच इज इक्वल टू 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार ये थीटा पे डिपेंड करता है कॉम्पटन शिफ्ट का मान, और इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। थैंक यू।